मित्रों नमस्कार। आज मैं नई सेवा शर्त नियमावली पे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। कल यानी 18 अगस्त 2020 को बिहार मंत्रिमंडल द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए नई सेवा शर्त नियमावली पे मुहर लग गई है और इसके संग प्रतिक्रियाओं का अंबार लग चुका है। कुछ लोग समझ के, कुछ बिना समझे बहुत सारी व्याख्याएं कर रहे हैं। मैंने सोचा कि इसके कुछ बिंदुओं पे बात कर ली जाए जिससे एक स्पष्टता हो। तो मैं बताना चाहूँगा कि पंचायत प्रारंभिक, नगर प्रारंभिक और जिला परिषद माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं नगर पंचायत माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए अलग अलग सेवा शर्त नियमावली पे मुहर लगी है। और अब मैं बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के कुछ बिंदुओं को आधार बनाकर बाकी सारे नियमावलियों के कॉमन बातों पे कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। थोड़ी देर बने रहिए, ज्ञानवर्धक बातें होने वाली हैं। पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वह एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के रूप में हमें प्राप्त हुई है। 1 सितंबर 2020 से एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में 12% शिक्षक के वेतन से और 13% का अंशदान राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा। कुल मिला के हमारे खाते में जो जाएगी वह 3600 की राशि होगी। 1800 शिक्षक के खाते से और 1800 सरकार के खाते से। ऐसा इसलिए होगा कि केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया है कि न्यूनतम 15,000 के वेतन पे ईपीएफ की सुविधा दे होगी और बिहार सरकार न्यूनतम वेतन पे ही ईपीएफ की सुविधा दे रही है, न कि हमारे मूल वेतन या महंगाई भत्ते सहित समग्र वेतन पे। इसलिए 3600 रुपये प्रति महीने ईपीएफ में जाने की संभावना है और ये भी एक अच्छी उपलब्धि कही जाएगी क्योंकि जहाँ कुछ नहीं था वहाँ इतने बड़े अमाउंट का मिलना एक सुखद आश्चर्य है। मेरी सेवाएं लगभग 18 साल की हैं और मैंने एक अंदाज़ा लगाया तो करीब 8 लाख रुपए मेरे अकाउंट में जमा होंगे और इंटरेस्ट सहित मुझे आशा है कि 15-20 लाख रुपए हमको रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे। ये एक अच्छी खासी अमाउंट होगी जिसकी सेवा अवधि जितनी लंबी होगी उसी हिसाब से ये राशि घट बढ़ सकती है या भविष्य में संशोधित होने पे कुछ और भी राशि इसमें मिल सकती है। इसलिए ये एक सुखद कहा जाएगा। इसमें कुछ और सुविधाएं जो मिलेगी वह है कि इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। मृत्यु होने पर 2.5 लाख से 6 लाख तक की सहायता राशि मिल सकेगी। पेंशन जैसी सुविधा भी मिलेगी। अगला महत्वपूर्ण जो इसमें प्रावधान है वह स्थानांतरण को लेकर है। 2006 के नियमावली में भी स्थानांतरण के प्रावधान थे, लेकिन इसमें नया प्रावधान ये है कि महिला विकलांग शिक्षकों को मनचाहा स्थानांतरण की सुविधा दी गई है, जबकि सामान्य शिक्षकों को म्यूचुअल ट्रांसफ़र यानी वह जिस ज़िले में हैं उस ज़िले में और वो जिस ज़िले में जाना चाहते हैं उस ज़िले में अगर शिक्षक हों तो दोनों लोग आपस में स्थानांतरण के लिए प्रयास कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी उपलब्धि मानी जाएगी क्योंकि बहुत सारी शिक्षिकाएं अविवाहित थीं, तब उन्होंने नौकरी ज्वाइन किया और विवाह किसी दूसरे ज़िले में हो गया और इस वर्तमान नियमावली के कारण उनको पारिवारिक जीवन जीना भी दूभर हो गया था। तो एक स्वागत योग्य पहल मानी जा सकती है। नियुक्ति प्रोन्नति के संबंध में भी कुछ नवीनता देखने को मिलती है। पहले जो नियुक्ति थी 2012 में उसमें भी प्रमोशन की बातें थीं और कहा गया था कि 10 वर्ष की सेवा के बाद वरीय स्नातक शिक्षक और अगले 10 वर्ष की सेवा के बाद वरीय स्नातकोत्तर शिक्षक और उसके बाद प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति हो जाएगी, लेकिन ये सुविधा आज तक मिल नहीं सकी। अब नया प्रावधान ये किया गया है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय के जितने पद होंगे शिक्षकों के उसमें 50% पदों पे बहाली सीधी होगी और 50% पद जो हैं माध्यमिक विद्यालयों के योग्य शिक्षकों से भरे जाएंगे। यानी कि वो शिक्षक निर्धारित अवधि तक माध्यमिक शिक्षक के रूप में कार्य किए हों और पीजी डिग्रीधारी हों, तभी वो +2 में प्रमोट होने के अधिकारी होंगे। प्रधानाध्यापक पद के लिए विशेष बात यह है कि प्रधानाध्यापक का पद सृजित किया जाएगा और उसका अलग से वेतन निर्धारण भी किया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि प्रधानाध्यापक का वेतन कितना निर्धारित किया जाता है, क्योंकि इसमें भी आर्थिक लाभ मुझे दिख रहा है
2006-7 में जो लोग बहाल हुए या 9 में जो लोग बहाल हुए उनकी 10 साल की सेवा हो गई है, और 10 साल की सेवा के बाद अगली जो प्रोन्नति होगी तो निश्चित रूप से उनके वेतन में भी बढ़ोतरी होगी, और ये एक अच्छी उपलब्धि कही जा सकती है। मातृत्व अवकाश जो 2006 की नियमावली में 90 दिन था, 2008 में 135 दिन किया गया, और अब जो है इसे बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। पितृत्व अवकाश जो अब तक दे नहीं था, वह प्रथम 2 संतानों के लिए 15 दिनों का स्वीकृत हो सकेगा। अध्ययन अवकाश का प्रोविज़न 2012 की नियमावली में था। 3 वर्ष की सेवा के बाद 3 वर्षों के लिए अध्ययन अवकाश मिल सकता था। यह अवकाश अवैतनिक मिलना था। आज इसमें बदलाव ये किया गया, पहले 7 वर्षों की सेवा के बाद 3 वर्ष का अध्ययन अवकाश का प्रावधान था, अब 3 वर्ष के सेवा के बाद 3 वर्षों के अध्ययन अवकाश का प्रावधान है। लेकिन ये अब भी अवैतनिक अवकाश है, और मुझे तो इसमें कष्ट दिख रहा है, क्योंकि संभव नहीं है कि 3 वर्षों में कोई व्यक्ति पीएचडी की डिग्री के लिए प्रयास कर सके, क्योंकि भारत में जो गति है उससे हम सब परिचित हैं। एक अगला प्रोविज़न जो है वो है अर्जित अवकाश का। पहले अर्जित अवकाश हम लोगों को प्राप्त नहीं था, अब 2 वर्ष की सेवा के बाद प्रति वर्ष 11 दिनों के हिसाब से अधिकतम 120 दिनों तक अर्जित अवकाश की सुविधा दी गई है। अर्जित अवकाश वह होता है जिसमें अर्जित दिनों के हिसाब से वेतन का भुगतान किया जाता है, और ये वेतन भुगतान अवकाश ग्रहण करने के दिन यानी अंतिम कार्य दिवस को जितना वेतन मिलता है उसके हिसाब से तय होता है। आज मेरा वेतन अगर 1000 रुपये प्रतिदिन है तो इस नियमावली के हिसाब से अधिकतम 1,20,000 रुपये मिल सकेंगे। 120 यानी 1,20,000। और अगर ये रिटायरमेंट के दिन मेरा तनख्वाह प्रतिदिन 3,000 रुपये हो जाता है, जिसकी संभावना है, तो निश्चित रूप से 3,60,000 रुपये हमें मिलेंगे। ये भी एक सुखदायी बात है। अब तक के जो हमारे बंधु खाली हाथ घर लौटे हैं, रोते और भर्राए गले के संग पहुँचे हैं, हम उनसे बेहतर होंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा संतोष किया जा सकता है। इस नियमावली में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को भी अब राज्यांतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन मद से ही वेतन का भुगतान होगा। यानी अब तक जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत नियुक्त शिक्षक और राज्यांतर्गत नियुक्त शिक्षकों में थोड़ी सी दूरी थी, वह अब प्रेम में समाहित हो जाएगी, हमारा आकार विस्तारित हो जाएगा। इसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। अनुकंपा का प्रावधान पहले भी था, अब नया प्रावधान ये किया गया है कि अनुकंपा के आधार पर जो मृत शिक्षक हैं उनके आश्रित को माध्यमिक विद्यालयों में असिस्टेंट और प्यून के पदों पे नियोजन दिया जा सकेगा। लेकिन यहाँ दुखद बात यह है कि अभी जो वर्तमान समय में माध्यमिक विद्यालयों में क्लर्क और प्यून के पद हैं उसको समाप्त कर दिया गया है और उसे नियोजन के पद में बदल दिया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण जो इस नियमावली में शर्त है वह है स्टेट बैंक से वेतन भुगतान। अब तक 20 जिलों में स्टेट बैंक के माध्यम से ही नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान होता रहा है। शेष जिलों में भी अब स्टेट बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान की सुविधा मिलेगी और इसके संग जुड़ी सारी सुविधाएं भी मिलेंगी, जैसे जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना, व्यक्तिगत लोन की सुविधा का होना और इंश्योरेंस का होना। ऐसी सुविधाएं अब शेष जिले के शिक्षकों को ही मिल सकेंगी। अतिथि शिक्षकों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। सरकार के लॉन्ग टर्म प्लान जो 5 जुलाई 17 को जारी किया गया था उसमें मिड टर्म प्लान के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों की बहाली माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हुई। अब उन्हें नए नियोजन में 5 अंक का अधिभार दिया गया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि अब वे मेरे बंधु सदा के लिए हमारे ही रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। उनको नौकरी पाने की संभावना बढ़ गई है। वेतन बढ़ोतरी ये सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया आमंत्रित कर रहा है। जैसा कि सरकार ने कहा है 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से 15% की वेतन बढ़ोतरी की जाएगी। 15% की बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2021 को जो मूल वेतन होगा उसमें की जाएगी
अगर हम देखें तो हमारी इच्छाओं के अनुरूप नहीं है, इससे दुखी भी हुआ जा सकता है। लेकिन वर्तमान जो हमारी नियमावली है, जो वेतन संरचना है, उसके हिसाब से ये एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। अभी जो हमें टेबल के हिसाब से हर साल इंक्रीमेंट मिलता है वो लगभग 3% का होता है, और एक मुश्त 15% की बढ़ोतरी का मतलब हुआ कि अगले 5 सालों में सामान्य प्रक्रिया से जो हमें अर्थ लाभ होता वह एक मुश्त 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से हो जाएगा। अब थोड़ी सी इसके नकारात्मक पहलुओं की भी चर्चा करते हैं। हमारी जो अपेक्षाएं थी जो पूरी नहीं हो सकी, उनमें है राज्यकर्मी का पद नहीं मिलना, सहायक शिक्षक का दर्जा भी नहीं मिला, पूर्ण वेतनमान भी नहीं मिला, और वेतन बढ़ोतरी के नाम पर दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक थमाकर स्वप्नों की सौदागरी की गई। 2 साल के शिशु देखभाल अवकाश और ग्रेजुइटी तथा एश्योर्ड करियर प्रोग्रेस जैसे शब्द ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं, जो सरकारी सेवकों को मिल रहे हैं, बिहार के सरकारी सेवकों को मिल रहे हैं, लेकिन नियोजित कर्मियों को इसके दर्शन दुर्लभ हो चुके हैं। और सरकार ने कह दिया कि एडिशनल लायबिलिटीज़ लेने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में क्या उदास हुआ जाए? हाँ, उदास करने वाली बातें तो हैं, लेकिन ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम सब इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि जब नियोजन नियमावली 2006 में लागू हुई तब सरकार ने गर्वोक्ति की थी कि ये अचूक है, अभेद है, कभी बदलेगी नहीं। लेकिन हमने और हमारे संघ ने प्रयास करके इस नियमावली को इसी सरकार से बदलवाया, एक बार नहीं बार बार बदलवाया। एक उदाहरण से समझते हैं मित्रों। जब नियमावली लागू हुई थी तो कहा गया था कि 3 वर्ष की सेवा के बाद इनको वेतन बढ़ोतरी दी जाएगी। लेकिन जब दक्षता परीक्षा हम लोग उत्तीर्ण कर लिए तब सरकार का नया फरमान आया। ये था ज्ञापांक 610 दिनांक 5 जून 2014 का, कि दक्षता उत्तीर्णता की तिथि से ही इनको वेतन बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। पुनः संघ ने प्रयास किया और इसी सरकार ने पत्रांक 1649 दिनांक 18 दिसंबर 2014 को ये प्रावधान किया कि उत्तीर्णता की तिथि से वेतन बढ़ोतरी न करके जिस दिन 3 साल की सेवा पूरी होगी उस दिन से वेतन बढ़ोतरी लागू की जाएगी। इसलिए हम बहुत उदास हैं, तो उदास होना भी ठीक नहीं है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि उदासियों का यह मौसम बदल भी सकता है, तू चाहे तो मेरे साथ चल भी सकता है, चलना ही होगा। और हम चाहेंगे कि हम मिलकर साथ चलें और तब तक चलें जब तक मंजिल न मिल जाए।